अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु 14 अगस्त जो ॾिहाड़ो आहे ऐं सभिनी ॾिसंदड़नि खे सिंध टीवी 7 पारां जश्न आज़ादी जूं लख लख वाधायूं हुजनि। अल्लाह ताला हिन मुल्क खे सदाईं शादो आबाद रखे, आमीन। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सियासत जे हवाले सां त साल जा 12 महीना शायदि असां सियासत ते गुफ़्तगू कंदा रहिया आहियूं, पर अॼु असां कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे मुल्क जे हवाले सां ॻाल्हाए सघूं, मुल्क जी बहितरी जे हवाले सां ॻाल्हाए सघूं। हिते जेका सियासत थिए थी उहा सियासत मुल्क जे फ़ाइदे खे केतिरो ॾिसे थी, मुल्क जे फ़ाइदे लाइ उहा सियासत केतिरो फ़ाइदेमंद आहे। अॼु जे ॾींहुं जेकॾहिं सभिनी पार्टियुनि जे मेंबरनि जा वज़ीरनि जा स्टेटमेंट्स असां ॾिसूं त असांखे यकजहती जो इज़हार, ॿधी जो इज़हार, इन तरह जूं स्टेटमेंट्स असांखे ॾिसण ऐं ॿुधण में अचनि थियूं। केॾी न सुठी ॻाल्हि थिए जो इहा ॿधी जो इज़हार, एके जो इज़हार, मुसावा जो इज़हार, भाईचारे जो इज़हार इहो मुल्क जे लाइ हुजे, मुल्क जी आवाम जे लाइ हुजे। ऐं ईअं ई सभई पार्टियूं जीअं अॼु हिकिड़े ॾींहं ते हिकिड़े मैसेज ते गॾु थियूं आहिनि, आवाम जे इशूज़ ते बि इन ई हिकिड़े पैगाम ते गॾु थियनि त शायदि हिन मुल्क जे माण्हुनि जी तक़दीर ई बदिलजी वञे। अॼोके प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। PSP सां ताल्लुक़ रखंदड़ उस्मान राजपूत साहब, वेलकम कहते हैं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल खान साहब, आपको वेलकम कहते हैं। इकबाल साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उस्मान साहब, क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? प्रोग्राम की सबसे पहले शुरुआत करेंगे। 14 अगस्त का दिन है, मुल्क के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहन आपको मेरा सलाम और शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम दिन में मधु की और भाई को मेरे यहाँ बैठे सलाम। देखिए, मैं जश्न आज़ादी की इस 73वें जश्न आज़ादी के मतवालों को एक ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। वो ख़ास पैगाम ये है कि आज से 73 साल पीछे अगर मैं जिस तरह टाइम मशीनें आती थी ना, मूवीज़ देखते थे कि लोग पीछे चले जाते थे, तो मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, और बुजुर्गों को कहता हूँ थोड़ी देर के लिए मेरी इस बात पर फ्लैशबैक में चले जाएं। 73 साल हम पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया? मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़ों ने अपनी इज़्ज़तें आबरूएं लुटवा कर, अपने पूरे पूरे ख़ानदान कटवा कर इस मुल्क को हासिल किया। उसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद था। और सबसे बड़ी बात, जब मेरे बुज़ुर्ग और मेरे आबा अजदाद इस सिंध की धरती पे आए तो सिंधी भाइयों ने अंसार की तरह हमें गले लगाया। हम लुट गए थे, अपना सब माल गनीमत वहाँ छोड़ आए थे। ये नहीं कि हम वहाँ, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे जो परदादा थे वो डॉक्टर अब्दुर्रहमान थे, और जो मेरे दादा थे वो अमेरिका से पढ़ कर आए हुए थे। उस अमृतसर से चलने वाली ट्रेन में जब वो बैठे तो उनके 3 भाई और एक बहन उस ट्रेन के अंदर काट दिए गए, और वो अमेरिका से पढ़कर आए हुए थे। यहाँ पाकिस्तान पहुंचे तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कलेक्टर लगाया एक वापडा के इदारे का पंजाब के अंदर। वो सब कुछ अपना, ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं थे, वहाँ पे भी बहुत कुछ था, लेकिन इस मुल्क के लिए वो सब कुछ कुर्बान करके जब खाली हाथ यहाँ पे आए तो मेरे सिंधी भाइयों ने उनको गले लगाया, खाना दिया, पानी दिया, रहने के लिए दिया। इसलिए मेरे चेयरमैन ने आज उनको अंसार का दर्जा दिया कि हमारी आने वाली नस्लें ता क़यामत तक उनके शुक्रगुजार रहेंगे। अब बहन मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ। देखिए, पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान हम आज तक वो जो एजेंडा था कायद मोहम्मद अली जिन्ना का, वो कौम के सामने रख ही नहीं सके। कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो सोच थी, जो एजेंडा था, वो ये था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान से जाने के लिए तैयार हो गया था तो वो हिंदुस्तान के हिंदुओं के हवाले हुकूमत करना चाहता था। कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब चाहते थे कि नहीं, मुसलमानों की एक अलग रियासत हो जहाँ पे मुसलमानों को ना सिर्फ आज़ादी दीन के लिहाज से हो, बल्कि उनकी जो हकूक हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए नहीं मिलते थे, वो हकूक यहाँ पे मिल सकें। वो हकूक क्या थे? देखें, जब अंग्रेज एक मुसल्लत करता था पूरे हिंदुस्तान में तो एक वाइस ऑफ राय एक फरंगी को लाकर बैठा देता था। फरंगी क्या करता था कि अपनी मर्जी से हमारे लोगों पे जुल्म करता था, तशद्दुद करता था और टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स कलेक्ट करने के बाद अपनी मर्जी से जो चाहता था लगाता था, जो नहीं चाहता था बाकी वो बाई शिप, उस वक्त जहाज चलते थे, लोड करके हमारी कमाई हुई, हमारा बनाया दिया हुआ टैक्स मैं वो ले जाता था बरतानिया, वहाँ शिफ्ट कर देता था गोरों के पास। उसी टैक्स की वजह से वहाँ पे मेरे लोगों पे बेहतर उनको सहूलतें नहीं मिल रही थी। इस कास के पीछे ये पाकिस्तान बना था कि जब ये पाकिस्तान बनेगा तो यहाँ पे बुनियादी सहूलतें हर तरह की इस कौम को मिलेगी। इसी की अक्कासी करती 1945 की तकरीर कायद मोहम्मद अली जिन्ना की, जब उन्होंने ये केटी बंदर के थ्रू ठट्टा में कदम रखा था। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उन्होंने बताया था, उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मेरी सिंधी माएँ बहनें बुजुर्ग वहाँ पे इकट्ठे थे। उन्होंने कहा मैं इन सिंधी भाई बहनों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पाँव में जूती नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आज मैं शॉर्ट में आ जाता हूँ कि तज्जिया करूँ तो कुछ भी उस तरह नहीं
हुआ जो कायद आज़म की उमंग थी, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच थी। आज भी देखें उस वक्त एक वाइसरॉय के पास जाकर सारा फंड महदूद हो जाता था और वो अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करता था। बहुत अच्छा कदम है हम 18वीं तरमीम के हक में कि पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम हुई है, NFC अवार्ड हुआ है, उसमें हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये PFC अवार्ड भी होना चाहिए, सूबे के अंदर फर्दर बाइफिकेशन होनी चाहिए। जो डिमांड आज से 73 साल पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब वो 17 निकाती एजेंडा या 18 निकाती एजेंडा उठाकर देख लें, उसके अंदर यही डिमांड थी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान चलाने वालों को और पाकिस्तान में बैठे सियासी लोगों का फैसला करना होगा। बदकिस्मती से इस वक्त कोई हमारे पे वाइस सफर आए, मतलब नहीं कर रहा हुकूमत, लेकिन फिर भी मेरे लोग मर रहे हैं आपके सामने, वो खाली पेट की वजह से मर रहे हैं, करंट लगने की वजह से मर रहे हैं, बारिशों में नाले के अंदर डूब के मर रहे हैं। और सिर्फ ये कराची का हाल नहीं है, कराची जो कराची दारुल खिलाफा है सिंध का, पूरे सिंध में आप जाकर देखें इससे बदतरीन हालात हैं। हम चाहते हैं कि अब रियल मायने में हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा पाकिस्तान देके जाएं जिसका 73 साल पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वादा किया था। और इंशाअल्लाह ताला ये सब देखें, हम आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं। मैं समझता हूं कि अब हमें फैसला करना है कि मेरी आने वाली नस्ल मुझे तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखेगी या स्याह अल्फाज से लिखेगी। ये 73 साल की तारीख में बहुत सारे लोग स्याह अल्फाज में लिखे जा चुके हैं। तो मैं यहाँ बैठे भी भाई को और जो मुझे कैमरे की आंख से सुन रहे हैं, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि अब हम फैसला करते हैं कि हमें इस दुनिया के जाने के बाद, कब्र में उतरना आने के बाद लोग हमें सुनहरी अल्फाज से याद रखें और लिखें। बहुत खूब बात कही, और क्या ही अच्छा होगा इस पे अमल भी होता हुआ नजर आए। इकबाल साहब क्या कहेंगे? प्रोग्राम क्या की शुरुआत आज 14 अगस्त के हवाले से सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुल्क पे जरा बात कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आपको, हुमायूं भाई, आपको, देखने वालों को, सबको, तमाम अहले वतन को, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी जो है तमाम मुसलमानों को भी मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान का जो वजूद है तो उसमें दो में नज़रिए का भी बड़ा दखल है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी से मुसलमानों की भी जो आज़ादी है उसमें भी बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें यहाँ पर मेरे भाई ने, हुमायूं भाई ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ उसके बाद गुंजाइश रह नहीं जाती। बाकी करोड़ों लोगं की माइग्रेशन थी, लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और लाखों ही लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे जो अपने आबा अजदाद की जायदादें, ज़मीनें सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आए थे, और यकीनी तौर पर 73 साल में जो कायदे आज़म जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे वो हम हासिल नहीं कर सके। यकीनी तौर पर इसमें हम सब का कहीं ना कहीं एज ए नेशन हम सब का कसूर है, और हम उस तरफ नहीं जा सके जिस तरफ कायदे आज़म पाकिस्तान को लेके जाना चाहते थे। और साथ ही मैं समझता हूँ कि कश्मीर एक अभी हॉट इशू चल रहा है कि कश्मीर जो है, कश्मीरी आज जो है पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती 14 अगस्त को मनाते हैं और 15 अगस्त को यौम सियाह बनाते हैं। अच्छा, असल अगर हम इस पर आज के टॉपिक में हम कश्मीर को भी शामिल कर लेते थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि कश्मीर और जो है, चूँकि मेरा ताल्लुक भी उन लोगों से जिनके आबा अजदाद ने माइग्रेशन की है, मेरा ताल्लुक इंडिया के सूबे गुजरात के स्टेट जूनागढ़ से। तो जूनागढ़, जो रियासत जूनागढ़ थी, उसके नवाबों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, और जब जो फार्मूला तय पाया था, जो जिस तरह मेरे भाई ने, हुमायूं भाई ने कहा कि फरंगी वो सर लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने फार्मूला जो है तकसीम का फार्मूला दिया था। तो उस तकसीम के फार्मूले में ये तय पाया था कि जो रियासत, जो नवाब, जो राजा महाराजा जहाँ जाना चाहता है उसको इख्तियार है जाने का। तो दो रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर हमारा इंडिया के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्यूट रहता है, जिसमें से एक को हम पसे पुश डालकर चलेगा और एक अभी तक हमने जिंदा रखा है। अब दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, उन्होंने जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो अवाम थी वो उसकी मेजॉरिटी हिंदुओं की थी रियासत जूनागढ़ के अंदर, और कश्मीर के जो महाराजा थे डोगर, उन्होंने जो है वो इंडिया के साथ ऐलान किया। तो यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट हो गई, यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत, अवामी अक्सरियत मुसलमानों की ज़्यादा थी। तो इंडिया ने क्या किया कि इन दोनों रियासतों पर कब्जा कर लिया। कश्मीर पर तो वो ये प्ली ये रहते हैं कि चूँकि इसके महाराजा ने इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान किया था, लिहाजा कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है। लेकिन जूनागढ़ पे इसके बरक्स बात करते हैं कि जनाब चूँकि वहाँ पे पॉपुलेशन हिंदुओं की ज़्यादा है इसलिए जनाब। लेकिन हमारी जो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, जिसने इन दोनों इश्यूज़ को एक साथ उठाना था, मैं समझता हूँ कि अगर हम उस वक्त और अभी तक इन दोनों इश्यूज़ को एक साथ लेकर चलते और बहुत मजबूती के साथ लेकर चलते तो हम किसी एक इशू पर कामयाब हो जाते। लेकिन हमने एक इशू को पसे पुश डाल दिया और एक को हमने जिंदा रखा। उसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर में 373 की जो खुसूसी हैसियत थी वो भी ख़त्म हुई, और आज कश्मीर में हिंदुस्तान जो है मुकम्मल तरह मुसल्लत हो चुका है। एक एक मिनट की खामोशी से और तकरीर करने से मैं समझता हूँ कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा, हमें
अक़वाम मुत्तहिदा में इन दोनों इश्यूज़ को एक साथ उठाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भी बात कर सकते हैं। हम जब अपनी खोई हुई रियासतों की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान की बात करने में भी हमें आसानी होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद इन दोनों रियासतों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों रियासतें, इन दोनों रियासतों के ऊपर अगर हम मजबूती से बात करें तो यकीन कीजिएगा हिंदुस्तान बहुत बैकफुट पे चला जाएगा, जो आज फ्रंट फुट पर है। सही, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, अल्लाह करे हो। अब ज़रा सियासत पे बात करते हैं उस्मान साहब। काफ़ी दिनों से हम कई चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जिस पे तनकीद हो रही है। तनकीद बराए इस्लाह हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वफाक और सूबों का जो मामला है, ख़ास करके इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अगर बिजली का मसला है तो वो भी सिंध में है, पानी का मसला है तो वो भी सिंध में है, खुल के अगर बात होती है इशूज़ में तो वो भी सिंध पे होती है, तालीम, सेहत, सारी चीज़ें। क्या बाकी तमाम तर सूबों में आइडियल सूरत हाल है? अगर नहीं है तो सिंध को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? देखिए मेरी बहन, मैं ज़रा और सच की तरफ जाऊँगा कि पाकिस्तान के 2 सूबे ऐसे हैं इस वक्त जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, जिसमें से नंबर 1 पे मैं कहता हूँ बलूचिस्तान है और नंबर 2 पे सिंध है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की गफलत है। देखें, जब आप किसी को रोज़गार नहीं देंगे ना, जब किसी के साथ आप ज़्यादती करेंगे, जब आप किसी के साथ जुल्म वाला सिस्टम कायम करेंगे जहाँ पर करप्शन अरूज पर पहुँच जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, फिर जिसके घर पे भूखा क्या नहीं करता, फिर भूखा मरता क्या नहीं करता, तो फिर आपके सामने फिर वो इंतशार की तरफ भी जाएंगे। आपके सामने ये सिंध का दारुल खिलाफा जो कराची है, आज से 5 साल पहले तक ये जैसे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं उसके पूरे कंट्रोल में था। रॉ के एजेंसी यहाँ पे काम कर रही थी। आपके सामने अल्लाह का शुक्र है कि हमने, मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने और इसकाम खानी ने आकर उस कौम को जो उनके पीछे पागलों की तरह, जुनून की तरह लगे हुए थे, उनको बताया कि तुम्हारा मकसद ये नहीं था, तुम्हारा आबा अजदाद का मकसद ये नहीं था, पाकिस्तान बनाने का असल मकसद क्या था, और उसको बेनकाब किया। उसको वो जो फिरौन यहाँ पे बैठकर लाशों पे सियासत कर रहा था और जहाद की उसके खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने बताया कि रात भी बड़ी बेइंतहा डिस्ट्रिक्ट में हमने किया, सेंट्रल में, और उर्दू बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल के आए। लोगों को समझ आ गया है कि सही रास्ता क्या है। हमने वो जो रॉ का तसलसल यहाँ पे था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग पॉलिटिक्स में भी तो थे ना, मुल्क के हवाले से या सूबों के हवाले से फैसला साजी में भी उनका अहम किरदार रहा था। तो अगर मैं माजी में जाऊँगा तो बहुत सारे लोगों बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोगों के इल्म में था, लोग उनको बुलवाते भी थे, बिठाते भी थे साथ, तो फिर सबको होश के नाखून लेने चाहिए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हैं। अगर हम लोग उसके खिलाफ बगावत नहीं करते तो शायद आज भी वो जिंदा होता है यहाँ पे फिरौन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बगावत की है आपके सामने। लोग कहते हैं 92 में ऑपरेशन हुआ और ये हो गया। ऑपरेशन तो 92 में भी हुआ, 98 में भी हुआ, लोग उसको ख़त्म नहीं कर सके। जब तक आप लोगों को, उनके जहनों को नहीं समझा सके, उन नौजवानों को नहीं समझा सकते थे कि तुम्हारे आबा अजदाद ने किस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी और तुम इसी मुल्क को तकसीम करने की बात कर रहा है तुम्हारा लीडर। तुम्हें ऐसा लीडर चाहिए या ऐसा लीडर चाहिए जो तुम्हारे मुल्क को जोड़ने की बात करे, तुम्हारे मुल्क को आगे ले जाने की बात करे? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खासतौर पर सिंध के इस दारुल खिलाफा कराची के लोगों को ये बात समझ आ गई है कि अल्लाह ताला इंतशार करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे जब कब्र में उतारेगा तो सिंधी की हैसियत से नहीं उठाएगा, मुझे महाजर की हैसियत से नहीं उठाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से उठाएगा। तो मेरे नौजवानों को, मेरे मुसलमानों को ये बात बाखूबी अब समझ आ गई है। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जब लोगों को लेके जाता है तो बस थोड़ा सा फकदान रहा है एक अच्छे और सच्चे लीडर का, अब वो आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की राह में हम जब चल पड़ेंगे और सच्चे दिल से चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेगा। अल्लाह की मदद भी उसी वक्त नाजिल होती है जब आप अल्लाह से नो जोड़ लेते हैं। तो अब मसला, आपने सियासत पे जो बात की तो मैं उस तरफ भी थोड़ा सा आता हूँ। आप खुद इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं ना, आए दिन आप देखें कि आप जिस तरह आपने हैदराबाद और कासमाबाद की तकसीम कर दी लासानी बुनियाद में, फिर आपने कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर दिया, मजीद 5-6 मजीद उसमें बनाया जाता है। इसकी अकेली जिम्मेदार वो जमात तो नहीं थी ना, इसकी अकेली जिम्मेदार। अब आपकी NF से अवार्ड आने के बाद ना फेडरल पे तो इतना असर रसूख आपका है नहीं, ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट पे आ जाती है। NFC अवार्ड आने के बाद सिंध गवर्नमेंट को चाहिए PFC अवार्ड लेके आए, फर्दर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें। हाँ, जहाँ तक के इलेक्ट्रिक वाला मामला है वो फेडरल के अंडर आता है, उसमें वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। देखें, हर तरफ कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, मुझ में भी हो सकती हैं, मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन इंसान को चाहिए कि प्रॉपर बैठ कर अपनी कमी और कोताहियों पर निशानदेही करें ताकि आने वाली जनरेशन को अच्छा पाकिस्तान मिल सके। इकबाल साहब, इसमें माजी की जो गलतियां हैं जैसे उस्मान साहब ने कहा, लेकिन उसका खमियाजा हमारी आवाम को अभी तक भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो फिर गटर की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिर दहशत गर्दी हो, चाहे वो फिर बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। आगे की प्लानिंग तो किसी भी पार्टी के में कोई भी ऐसी नज़र नहीं आई। मेरी बात सुने, देखें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये
کہ ہم یہ طے کر لیں کہ پاکستان میں جو ہمارا ووٹر ہے جو انگوٹھا لگا کر ووٹ دیتا ہے اس کی اہمیت کو اس کی سچائی کو ہم جب تک نہیں مانیں گے جب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیں صورتحال اس شہر کی ہمایوں بھائی کا جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے یقینی طور پر وہ کسی ذمہ داری ان کے اوپر اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمایوں بھائی کی قیادت میں سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شہر کی خدمت کی ہے، اس شہر میں کام کیا ہے، اور یقینی طور پر میں ان کی ایک بات اگری کروں گا کہ اس شہر میں ایک جو لسانی بنیاد پر سیاست کی گئی تھی اور جو فرعونیت تھی اس کو ختم کرنے میں جہاں ہماری فورسز کا کردار ہے وہاں اس سیاسی جماعت کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شکریہ. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر کون سے ایسے لوگ تھے جس نے اس لسانی تنظیم کی بنیاد ڈالی. اور دیکھیں جب بھی سیاست لسانیت کی بنیاد پر ہوگی، ہمایوں بھائی میری بات سے اتفاق کریں گے، اس کا جو بیج ہوگا وہ نفرت کا ہوگا. وہ نفرت کا بیج جب تک آپ نہیں بوئے گے اس وقت تک آپ لسانی بنیاد پر سیاست نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ جو مہاجر قومی موومنٹ بنی اس کے بعد اس کا نام چینج ہو کے متحدہ قومی موومنٹ بنا، اس کی بنیاد ہی نفرت کی پر ڈالی گئی تھی. لوگوں کو بتایا گیا کراچی کے اردو بولنے والوں کو کہ جناب پاکستان کا جو سندھ کا جو سندھی بولنے والا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو سمندر میں ڈال دے گا. پھر کہا کہ جی پنجابی بھی آپ کا دشمن ہے، پھر کہا پٹھان آپ کا دشمن ہے، پھر کہا جی بلوچ بھی آپ کا دشمن ہے. رہ کچھ نہیں گیا باقی. پھر آپ ابھی اس وقت پتہ نہیں ابھی کتنی ایم کیو ایم بن گئی اور مزید کتنی بنیں گی. آج آپس میں دست و گریباں ہیں. کیا اس کراچی شہر کی جو میجورٹی عوام ہے، کیا ان کے ساتھ اس 35-40 سالوں میں اس سیاسی جماعت نے جو سلوک کیا وہ بہتر تھا، یا اس شہر کو تباہ کرنے میں ان کا سب سے بڑا کردار تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کردار اس شخص کا ہے، اس ڈکٹیٹر کا ہے جس نے سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی، جس نے افغانستان کے ذریعے افغان جہاد میں جا کے ہمارے ملک کے اندر جی اسلحہ منشیات یہ کلچر متعارف کروایا. اس کے بعد یہ شہر جو ہے اگر میرے بھائی اور میں اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ جناب ہمیں بتائیں 70s اور 80s میں کچھ ہندی بلوچ مہاجر پٹھان تھا، تو جواب ملے گا نہیں تھا. اور مصطفیٰ کمال اگر اس نعرے کے ساتھ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تو یہ نعرہ بڑا زبردست ہے، اور اللہ کرے اس پر امپلیمنٹ بھی ہو کہ جناب ہم جو ہے بغیر لسانیت کے اور بغیر جو ہے قوم پرستی کے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ اچھا شگون ہے شہر میں ایک اچھی سیاسی جماعت کا، اس ملک میں ایک اچھی سیاسی جماعت کا اضافہ اچھی بات ہے. ابھی جس جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ماضی کی جو ایم کیو ایم پاکستان کی جو دہشت گردی تھی، تو اس حوالے سے ابھی کی جو وفاقی حکومت ہے پی ٹی آئی ان کے وہ اتحادی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بڑے نفیس لوگ ہیں اور اب ان کا ماضی والی وہ ساری غلطیاں ان کو اس حوالے سے. جی آپ بات کر لیں، پھر میں سربلند صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. جی میں اچھا وہ نفیس لوگ والی بات پہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے نا. پتہ نہیں ایک پی ٹی آئی کی خاتون کا مرڈر ہوا تھا اور زارا آپا کا ڈیفنس کے اندر، سیکنڈ ضائع کیے بغیر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ یہ قاتل ایم کیو ایم ہے، یہ چاہتی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا کوئی اور دیگر سیاسی جماعت جو ہے شہر میں سیاست کرے، یہ قاتلوں کا ٹولہ ہے. مجھے یہ بتائیں اس میں سے قاتل نکل گیا، ٹولہ کہاں گیا؟ ٹولہ تو آج بھی موجود ہے، ٹولہ تو چھوڑ کر نہیں گیا. سوال یہ بتاتا ہے، مجھے تاریخ یاد نہیں الطاف حسین کب پاکستان چھوڑ کے فرار ہوئے تھے، میرے خیال ہے ہمایوں میں 90s کی بات ہے. جی تو اب مجھے بتائیں 90s سے لے کر آج تک 2018 تک جو لوگ نفیس نہیں تھے، اور 2018 کے بعد جب آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے لیے ان نفیس لوگوں کی ضرورت پڑی، تو یہ قاتل نہیں رہے، یہ وہ ٹولہ بھی نہیں رہا. اور جناب علی وہ جو لندن سے ہدایت جاری کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پر امپلیمنٹ کرتے تھے وہ آج بھی کراچی میں موجود ہیں، آج ہی وہ قیادت کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ خان صاحب کو یہ بات کون سمجھائے گا، ان کو یہ خود سمجھ لینی چاہیے، یا پھر آگے شاید کبھی ان نفیس لوگوں کی ضرورت نہ پڑے تو پھر یہ قاتل ہو جائیں. جی سربلند صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ویلکم کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. گفتگو اگر آپ نے سنی ہوگی اقبال صاحب کی، ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اتحادیوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے مسائل کے حوالے سے، چاہے وہ سندھ کی راجدھانی کراچی سے لے کر کشمور تک ہو، سندھ کے ہر شہر کی ہم بات کر رہے ہیں. چونکہ فوکس جو ہے پارٹیز کا وہ سندھ کی راجدھانی کراچی رہا ہے، تو اس لیے اگر کراچی کی بات کریں، گٹر کی پالیٹکس یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اس جماعت کا بڑا عمل دخل رہا ہے، جس کی ویڈیوز کے حوالے سے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اس جماعت کے علاوہ بھی ایک جو ہے وہ لوگ ہیں، ہم ان کی جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں جلدی ان کی نشاندہی کریں گے. تو ماضی کی جو ایم کیو ایم ہے پاکستان، وہ اب اتنی نفیس ہو گئی ہے
کیونکہ ابھی بھی جو کراچی میں برساتوں کے بعد جو صورتحال تھی اس کو بھی اسی سے اس کے تانے بانے بھی کہیں ادھر ادھر ہی جا رہے تھے کہ بھئی جو ہے کچھ مقامات پر پتھر ڈالے گئے، بلاک کرنے کی گٹروں کو کوشش کی گئی، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سبین اور میرے بھائی اقبال نے بات کی، آپ نے بات کی۔ دیکھیں جی، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم دہشت گرد جماعت ہے جب ان کے قائد الطاف حسین تھے۔ اب وہ اپنے نیا فریش مینڈیٹ لے کر آئے جس میں مائنس الطاف حسین کے بعد کراچی نے اپنا مینڈیٹ دیا، ان کو 6 سیٹیں دی۔ ہم ان 6 سیٹوں کی مینڈیٹ کی ہم قدر بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ رہی صحیح بات، یہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو الطاف حسین کے در پہ جا کے یہ لوگ روز ماتھا ٹیکتے تھے۔ الطاف حسین کو الطاف حسین جیسے دہشت گرد آدمی کے سامنے روز جا کے یہ لوگ منتیں سماجت کرتے تھے۔ عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے، آج بھی کہتا ہے کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہی صحیح آپ کراچی کی، سندھ کی دارالخلافہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کو ڈبونے والے ایک تو MKM رہی ہے لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کر کے، اور دوسری پیپلز پارٹی رہی ہے جنہوں نے کرپشن کی بنیاد پہ جو ہے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا۔ پورے سندھ کا برا حال ہے، بالخصوص کراچی کا تو اتنا برا حال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کل کے ورڈکٹ سے پرسوں کے ورڈکٹ ہے وہ آپ صرف سن لیں آپ، تو چیف جسٹس تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا۔ کراچی کا جو درد سمجھتا ہے وہ اس طرح بولے گا جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ خان صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس لیے خان صاحب نے DMO کو کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آرٹیکل 149 لگائیں، 140 لگائیں اور دیگر ہم آپشن کی طرف جائیں، لیکن یہ ہماری مجبوری بن جائے گی جو پیپلز پارٹی کرنی جا رہی ہے۔ یہ 12 سال میں بلند صاحب اس کی تو آئین میں کہیں گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ بلند صاحب ذرا سن لیجئے گا، اس کی تو آئین میں کہیں گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، چلیں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کی بیڈ گورننس رہی ہے، لیکن موجودہ ابھی جو حالیہ برساتیں ہوئی تھیں اسی مہینے میں 2-3 مرتبہ اس طرح کی جو برساتیں ہوئی مختلف اسپیل آئے، اس میں PTI کہاں تھی؟ PTI کے وزراء کہاں تھے؟ علی زیدی صاحب کدھر تھے؟ کیا کام آپ مجھے بتائیں، ہمارے وزراء کا کیا کام؟ ہمارے پاس صوبائی حکومت تو نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب ہے، ان کے صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب ہے، ان کے دوسرے جو ایکٹر ہیں سید غنی صاحب ہے۔ ہمارے پاس کیا کردار ہے؟ ایز اے فیڈرل منسٹر ہم نے میئر آپ کے ہیں، میئر آپ کے ہیں، میئر آپ کے ہیں۔ میئر کے خلاف میں کہہ رہا ہوں، میئر کی نااہلی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میئر کی نااہلی ہے۔ میئر نے کرپشن کیا، اس کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میئر بھی فیل ہو چکا ہے، سندھ حکومت بھی فیل ہو چکی ہے۔ MKM کی جو MKM کا جو میئر ہے اس پر MKM کا خود کا اعتماد نہیں رہا ہے۔ میئر بھی فیل ہے، میئر بھی ان کے گود میں آ کے پرسوں بیٹھا سید غنی کے ساتھ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ان سے پوچھو نا پیپلز پارٹی والوں سے کہ میئر کو کیوں بٹھایا، اتنا لاڈلا کیسے بن گیا آپ کا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا، جس میئر کی آپ برائی کر رہے ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں میئر کی نااہلی ہے، جب نہیں تھا اختیار تو نہیں کرتے، میئر شپ چھوڑ دیتے۔ کوئی کرسی تھی، جنازہ تو نہیں تھا، اتر جاتے آپ۔ وہ تو چیف جسٹس صاحب کے کہنے سے نہیں جا رہے تو کیسے جائیں گے؟ اس کا ٹائم تو پورا ہو گیا نا سبین، اب کیا رہے گا؟ وہ تو شکر کریں ٹائم پورا ہو گیا۔ بلند صاحب ذرا ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 مہمان بھی ہیں، پروگرام میں ساتھ رہیے گا۔ جی عثمان صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ ہم تو یہ 4 سال سے ہمارے دوست PTI والوں کو اور پیپلز پارٹی سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ میئر نااہل ہے، کرپٹ ہے۔ 4 سال سے یہ بات کر رہے ہیں، اس کی نیت نہیں ہے، اس کی نیت میں فتور ہے، بد کردار ہے۔ اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ کے جتنے UCs کے چیئرمین ہیں وہ سارے بد کردار ہیں۔ ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ بات کر رہے ہیں، شاید اگر ڈے فرسٹ سے ہم یہ بات کرتے لوگ اس وقت سن لیتے۔ آج ہائی کورٹ نے جب ایکشن لیا ہے اور وہ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب ہمارے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کب جان چھوڑو گے بھائی، جلدی سے جلدی جاؤ، تو آج لوگ بھی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو 4 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس سے میئر کو فنڈ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا، خان صاحب نے بھی دیا، تو پھر فنڈ نہیں دینے چاہیے تھے جب وہ کرپٹ ہے، جب وہ کرپٹ ہے اس نظر آ رہا تھا تو اس کی انکوائری کروانی چاہیے تھی۔ نائب آپ کے پاس موجود ہے، ابھی بھی اس کی انکوائری کی میرے خیال بات ہونی ہے، انشاءاللہ وہ جیل جائے گا، یہاں سے پاکستان سے باہر تو کوئی نہیں جائے گا۔ جس نے کرپشن کی ہم تو اس کو پاکستان سے نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ جیل جائے گا، سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ سارے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اس دارالخلافہ کو لوٹا ہے، بلکہ پورے سندھ میں۔ آٹے چینی والے تو چلے گئے نا، جانے والوں کو کون روک پایا ادھر سے؟ ہاں دیکھیں نا، وہ تو پھر اب بھائی کہہ رہے ہیں کرپشن تو آج بھی ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ میرے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ ابھی کل دیکھیں CM پنجاب کے پرسنل سیکرٹری وعدہ معاف گواہ بن گئے نیب کے اندر، اور وہ
शराब के लाइसेंसेस पे कोई केस चल रहा है, 5 करोड़ रुपए लेने का इतराफ कर लिया अब गया। सिर्फ वहां तक नहीं, अब तो उनके असासों तक बात चली मैं तो गई। कह रहा हूँ ना कि फिर कोई कानून, असल में बेसिकली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें फिर इस्लामी कानून को इम्प्लीमेंट करवाना होगा एक दफा। हाथ काट दें चोरी जो करे, सरेआम फांसी दे दें। जो करप्शन चाइना में देखे ना, गर्दन उड़ा देते हैं करप्शन पे। उनके मेयर ने करप्शन की, उनके मेयर को वहीं चाइना के अंदर अगले दिन 3 दिन के अंदर फैसला करके गर्दन उड़ा दी। पाकिस्तान में भी इस तरह का निजाम लाना होगा। देखिए मुसलमान जब तक अपने कुरान की रोशनी में फैसला नहीं करेगा, कुरान की रोशनी में इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगा, तो हमारे पर इसी तरह के अजाब नाजिल होते रहेंगे। तो ये इसी तरह फिर हम झूठे वादे करके लोगों को इबरत का निशान नहीं बना पाएंगे। सजा और जजा का अमल नहीं है। सियासत बड़ी बेरहम चीज है, उसमें जितना खाया फिर वो चले जाते हैं बाहर, फिर इंक्वायरियां सालों चलती रहती है। इकबाल साहब क्या कहेंगे अभी जो बुलंद साहब ने? बस बुलंद साहब की बात पे मैं क्या कहूँगा, मेरा भाई या तो बहुत ही सादा या बादशाह आदमी है। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी डुबोया है, करप्शन की है। अच्छा देखिए, बात ये है, तो मैं कहूँ कि अभी करप्शन का जो रेशो है उसके परसेंटेज में इजाफा हुआ है, तो इससे पूरा पाकिस्तान भी डिनाई नहीं करेगा। और जो एमनेस्टी स्कीम, ट्रांसपेरेंसी, जो एक क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, हुमायूं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों की रिपोर्ट के मुताबिक भी। और अभी आपने इन दो चीज़ों को मिक्स कर दिया ना, सिंध को और बोजदार साहब को। मैं चाहूँगा दोनों पे 2-2 मिनट ले लूँ आपसे। देखें, अगर हम, मेरे भाई ने कहा जी हमारा क्या काम सिंध में, तो या तो फिर आप सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, या पाकिस्तान का वजीर आजम सिंध को, सिंध का वजीर आजम अपने आप को नहीं समझता, या तो फिर इसको तस्लीम कर लें जनाब सिंध से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने शहर में जब इलेक्शन हुआ 2018 को, तो बड़े बड़े बैनर्स लगे, वजीर आजम कराची से, सदर पाकिस्तान कराची से, गवर्नर सिंध कराची से, और लातादाद वुज़रा कराची से, ठीक है, एमएनएस की बहुत बड़ी तादाद कराची से, एमपीएस की बहुत बड़ी तादाद कराची से। और मेरा भाई पीटीआई का नुमाइंदा कहता है जी हमारा काम क्या है। 15-15 करोड़ रुपए आपने 2 साल में फंड लिया आपके एमएनएस ने, उसका कहीं पर कोई एक अच्छा, कोई 30 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट किसी एक एमएनए का मुझे बता दें, मैं इनको दोनों हाथों से सलाम करूंगा। ये करप्शन की मिसाल नहीं है। आप ना कहते थे कि एमएनएस को अगर फंड दिए तो ये भी करप्शन है, इम्प्लीमेंट तो आपने उस पर खुद कर दिया। देखिए, अब इस पे अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेरे बहन देखें 2018 का इलेक्शन, पीएसपी भी मैदान में थी इलेक्शन के अंदर, एमकेएम भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, दीगर सियासी जमातें भी थी। जो पॉलिटिकल पार्टी इस शहर में एक अपने जिले के अंदर चेयरमैन ना ला सकी, वो इस शहर की मेजोरिटी सीटें जीत गई, कौमी असेंबली की और सूबाई की भी। ऐसा ही है हुमायूं भाई। जब तक ये सिलसिला रवा रहेगा, जब तक ये सिलसिला रवा रहेगा, आप यकीन करें, जब तक वोट की, अवाम की ताकत की कदर नहीं की जाएगी, जब तक ये सिलसिला रवा रहेगा, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जब तक मुंतखब नुमाइंदे जो होने वाले होते हैं, उनसे जब आप उनकी नुमाइंदगी छीन लेते हैं, और जो लोग घर बैठ के सो रहे होते हैं, जिनको घर बैठ के सियासत करना आती है, वो जब अवाम में जाते ही नहीं है, अवाम तक उनकी रसाई नहीं है, जब वो मुंतखब होकर सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर चले जाएंगे, तो वो क्या उन्होंने अवाम की खिदमत करनी, क्योंकि उन्होंने तो अवाम से वोट लिया ही नहीं, वो तो सिलेक्ट होकर आए थे, इसीलिए उनको अवाम की फिक्र भी नहीं है। दूसरी बात आपने बोजदार की कही, मैं इस पर आपको अलीम खान याद दिलाऊंगा। देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत बनी और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही थी, तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था अलीम खान वजीर आला पंजाब के लिए, ठीक है। और आपने देखा होगा, और उसका खुद भी स्टेटमेंट है, उस बेचारे को जो है वो नैब के 15 दिनों में 5 दफा उसकी पेशी हो गई, ठीक है। फिर कुछ अरसे के लिए उसको बंद कर दिया गया, फिर पीछे जो है वजीर आला उस्मान बोजदार साहब बन गए। तो अब जो है उसके बाद उसको नैब ने ना बुलाया, ना गिरफ्तार किया, ना पेशी पर बुलाया। आज तक उसको दोबारा कभी नैब नहीं बुलाया अलीम खान को। बिल्कुल इसी तरीके से आज वजीर आला पंजाब को मैं समझता हूँ कि तब्दील करने का इरादा पीटीआई की हुकूमत और वो लोग जो इनको वजीर आला लाए थे वो इरादा कर चुके हैं। लिहाजा अब ये बहानेबाजियां हैं और फिर इसका पीटीआई ने लेना है क्रेडिट। जनाब देखिए, हमने तो अपना वजीर आला फारिग कर दिया, लेकिन ये तय हो चुका है कि उस्मान बोजदार ने जाना है, इसलिए उस गरीब को जो है अब वो नैब के चक्कर लगवाए जाएंगे, वादा माफ गवाह भी मिल जाएंगे और सारी स्टोरियां खुलकर आएंगी और फिर किसी नए वजीर आला का नाम आ जाएगा। इसके पसे मंजर में मैं समझता हूँ कि सारी चीजें ये। जी बुलंद साहब, आवाज आ रही है आप तक? मुझे आवाज आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से जी कि इनको ये पता तो है ना कि 18वीं तरमीम के बाद किसी की जरदारी साहब ने अपने नहीं, आप ये तस्लीम करते हैं कि सिंध से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? तैयार हो गए और सारे वो तो कर लिया है के पास आ गए। बुलंद साहब, मतलब आपने तस्लीम कर लिया कि सिंध से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है? 15 करोड़ बुलंद साहब जरा आपकी आवाज सही नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिएगा। इकबाल साहब पूछ रहे हैं कि आपने, मैं चाहूंगी कि दोबारा लाइन जो है वो मिलाई जाए। अच्छा जी उस्मान साहब, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि भाई ने एक बहुत प्यारी बात की थी कि इस तरह की नौबत क्यों आती है, कि इस तरह इंतशार की तरफ लोग क्यों जाते हैं, इस तरह इंतशार वाली सियासी पार्टियाँ
क्यों पैदा होती हैं। देखें अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि कराची के अंदर माजरत के साथ बहुत सारे एजुकेशन के हवाले से और दूसरे जॉब्स के हवाले से और फिर हॉस्टल्स की कुश्ती के हवाले से ऐड आए हैं अखबारों में। उस ऐड में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें जी ये इंटीरियर सिंध वालों के लिए, लेकिन इसमें कराची के लोग इसमें नहीं फाल करते। तो इस तरह की जो बातें या इस तरह के जो प्लानर पीछे बैठे होते हैं वही लोगों को इंतशार की तरफ लेके जाते हैं, वही लोग तासुब की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरी भाई से भी दरख्वास्त है, जो लोग इस तरह आस्तीन के सांप हैं जिस पार्टियों में भी, जो लोगों को आपस में लड़ाने की पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो लोगों को अपने ज़ुबानों पर तकसीम करने की पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो उनसे हम सबको परहेज करना चाहिए। और यही वजूहत हैं कि अगर हम इस तरह की चीज़ें पैदा करेंगे, तासुब पे पैदा करेंगे, तो फिर लोग मुंतशिर हो जाते हैं, लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम लोगों को डिवाइड ना करें खुदा के वास्ते। बुलंद साहब से लाइन कनेक्ट हो गई है। बुलंद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने कहा कि सिंध में हमारा क्या काम, फिर बरसातों में क्या काम, फिर ये जो एनडीए में ये क्यों अपोजिशन का इतना रोना रोया जा रहा था अपोजिशन की जानिब से कि कराची में नालों की सफाई के लिए हम वफाकी हुकूमत को कहेंगे, गंदगी के लिए हम वफाकी हुकूमत को कहेंगे, एनडीएमए को आना पड़ा। उसके अलावा जो है वो वुज़रा बार बार सिंध हुकूमत पे इतनी तनकीद कर रहे थे। जब सफाई करने का खुद से वो फैसला हुआ तो वफाकी हुकूमत ने किसी से पूछा नहीं और अली जैदी साहब आ गए, यहाँ पे फंड इकट्ठा होने लगे। देखिए मैं आपको बात बताऊं तो पिछले साल की बात है, पिछले साल हमने कराची को कचरा साफ किया और इसलिए पानी रुका नहीं। इस साल तो हमने इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के जो दावे थे झूठे वो एक्सपोज हो जाए। आपने देखा कि पहली बारिश 10 मिनट जो हुई उसके अंदर पूरा शहर डूब गया, पूरे शहर में इतना पानी आ गया, लोगों के घरों में चला गया, लोग अमवात हुई, लोग शहीद हुए, लोगों के सड़क मकान गिर गए, गाड़ियां जो है बंद हो गई, पूरा सड़क लोगों की अमवात जो है वो इलेक्ट्रिक की वजह से भी हुई है, करंट लगने के वाक़यात भी हुए हैं। इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है, हम सिंध हुकूमत की भी हम वो ले रहे हैं। क्या कार्रवाई की है? ये तो अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब के जो बड़े सख्त रिमार्क्स थे, जो अभी ये जो कराची सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो सुनवाई हुई है, तो आप लोगों ने सिर्फ एहतजाज किया अपनी हुकूमत में, अपने इदारों के खिलाफ आगे एहतजाज किया। हमारी चीफ जस्टिस साहब ने भी सेम वर्डिक्ट दी, उन्होंने भी कहा कि भाई एनडीएमए को काम करने चाहिए और उन्होंने वार्न किया सिंध हुकूमत को कि भाई अगर आप मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, मैं सिंध एनडीएमए को और भी इख्तियार दे सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं, सिंध हुकूमत बिल्कुल ये करप्शन के रिकॉर्ड कायम हो गए हैं। इकबाल साहब इस पे क्या कहेंगे? आप प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। करप्शन की दलदल में बिल्कुल धस गया है। मैं जरा इकबाल साहब को टाइम दे दूं। एक गुजारिश में सरबुलंद भाई से कहूंगा, सरबुलंद भाई थोड़ा सा सबक बदल लें, क्लास प्रमोट कर लें, स्कूल से फारिग होंगे तो कॉलेज में चले जाएं, ये करप्शन अब बंद कर दें, कोई नई चीज लेकर आए और अपना काम बताएं। दूसरी बात एक मिनट सरबुलंद भाई, एक मिनट सरबुलंद भाई, लास्ट ईयर आपने कहा कि हमने कराची का कचरा उठाया। मुझे याद है कराची का कचरा उठाने के लिए अली जैदी साहब सूबाई वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग जो है उससे कराची के लोगों से फंड लिया। उसने कहा जी मैंने 1.5 लाख टन कराची के नालों से गार्बेज निकाला है और लैंडफिल साइट पे 11,000 टन पहुंचा है, पता है। और अब बताएं मुझे 1,39,000 टन इन्होंने कराची की सड़कों पे फेंका और खराब किया शहर को, कराची को और बदनुमा किया। और कराची में और बदबूदार जो नाले का कचरा था इन्होंने कराची की सड़कों और फुटपाथों पर फेंका। उसका हमारे पास सबूत है, उसके फुटेजेस, उसके वीडियोस मौजूद है हमारे पास। ये काम किया इन्होंने। फिर इन्होंने ड्रामा रचाया, चमकता धमकता कराची को सड़क पे जो है वो साउंड लगाए, स्पीकर फिरते थे। फिर एक फिक्सेड इन्होंने वो पता नहीं अजीब अजीब किस्म की कहानियां ये करते। अब एनडीए में देखें, जब चेयरमैन एनडीए में आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं जब आया हूं तो कराची में नक्काशी का जो मामला था वो काफी हद तक क्लियर हो चुका था। इस वक्त सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मुतासिर हुआ था, वो भी ग्रीन लाइन मंसूबे में कुछ कोताहियां थी, कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से वो नाले चौक हुए जो बाद में क्लियर हो गए। 3 नाले एनडीए में 40 में से 3 नालों की सफाई जरूर उन्होंने की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और वो भी पाकिस्तान की एनडीए में है, कोई इंडिया की नहीं है। अगर वो यहाँ पर आई थी तो कोई उन्होंने एहसान नहीं किया। उनका काम है डिजास्टर में काम करना, उनका काम है। उन्होंने कोई अल्लाह न करे कोई अनहोनी नहीं कर दी जिसका ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी तरफ से इस कौम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, इस जो पाकिस्तान का आइन है इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेरे हर आम शहरी को पीने का साफ पानी देना हुकूमत वक्त का काम है। मेरे हर शहरी को, इस पाकिस्तान के हर शहरी को मेयारी सेहत का निज़ाम अस्पतालों में देना हुकूमत वक्त का काम है। मेरे इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि
तमाम स्कूलों के अंदर म्यारी तालीम मेरे बच्चों को देना हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में इस आइन की वायलेशन पे 62 और 63 पे तो आर्टिकल 6 लगा है, इनकी वायलेशन पे आज तक आर्टिकल 6 नहीं लगा। आप देखें 62-63 क्या था कामा रखना, क्या मेरे पीने का साफ पानी मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा, आज गटर मिला पानी मिल रहा, हाई कोर्ट की रिपोर्ट मौजूद है, गैस्ट्रो से हेपेटाइटिस ए बी सी बुरा हाल है, बुरी सूरत हाल है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही, वक्त खत्म हो गया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आर्टिकल 6 लगाएं अल्लाह के वास्ते। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, लेकिन मैं इस बात से अपने प्रोग्राम को अख्ताम तक पहुंचाऊंगी कि क्या ये अच्छा होगा अगर हम इस 14 अगस्त के दिन के हवाले से बड़े बड़े जो हमारे वुज़रा हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सदर हैं, वज़ीर आला हैं, वो ट्वीट्स करते हैं और मिसाल देते हैं, कायद आज़म के उसूलों की बात करते हैं, अल्लामा इक़बाल के उसकी बात करते हैं, नज़रियों की बात करते हैं, तो अमली तौर पर सियासत में उनकी खिदमात, उनके नज़रियों को शामिल किया जाए तो ये मुल्क सुनहरा बन जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, हाउ डिश प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, इन प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।